नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत, सल्तनत काल के विशेष संदर्भ में। इस काल के स्रोत निम्न भाषाओं में मिलते हैं: फारसी, अरबी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं। सामग्री के आधार पर इन स्रोतों को दो वर्गीकरण किया जा सकता है, पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक में हम इतिहासकारों की रचनाओं को, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को और आत्मकथाओं को रख सकते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख, सिक्के, स्मारक आदि को रख सकते हैं। एक वर्गीकरण हम काल के आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे सल्तनतकालीन स्रोत एवं मुगलकालीन स्रोत। मध्यकालीन इतिहास की रचनाओं में हम निम्न दोष देख सकते हैं, जैसे इस्लामिक धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इतिहासकारों ने अपनी रचनाएं दी। दूसरा, वे दरबारी इतिहासकार थे, इसलिए शासकों की व्यक्तिगत रुचियों में ही उनकी रुचि थी या उनके आधार पर ही उन्होंने इतिहास लिखा। तीसरा, शासकों की व्यक्तिगत कार्यों में रुचि, उनके व्यक्तिगत कार्यों का ही उन्होंने वर्णन दिया। चौथा, जनसाधारण के जीवन के वर्णन की अवहेलना। जनसाधारण के जीवन के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा, जबकि शासकों के जीवन के बारे में उन्होंने और युद्धों के बारे में काफ़ी लिखा। साथ ही उनमें घटनाओं की क्रमबद्धता हमें नहीं मिलती है और तिथि क्रम का भाव कि घटनाओं को तिथियों के हिसाब से उन्होंने वर्णन नहीं किया। सातवां, शासकों का अतिशयोक्तिपूर्ण और अलंकारपूर्ण वर्णन। शासकों को बड़ा चढ़ाकर उन्होंने लिखा कि शासकों में ये व्यक्तिगत रुचियाँ इतनी ज़्यादा थी, या उनका वर्णन उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण किया, लेकिन फिर भी उनके इतिहास के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। सल्तनतकालीन जो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ थे, उनमें सबसे पहले मिनाज उस सिराज की रचना तबकात-ए नासरी का वर्णन आता है। इसमें प्राचीन काल से 1358 ईस्वी तक का वर्णन है और इल्तुतमिश से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तक का विशेष विवरण है। दूसरी कृति चचनामा मूल रूप से अरबी में लिखी गई, लेकिन फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली कुफी ने किया, जिसमें अरबों की सिंध विजय, विशेषकर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले और उसके बाद सिंध का इतिहास इससे पता चलता है। और सल्तनत काल का सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है अल-बिरूनी कृत तारीख हिंद, जिसको हम किताबुल हिंद भी कहते हैं। अल-बिरूनी का दूसरा नाम अबू रिहान था और वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह कई भाषाओं का प्रकांड पंडित था, अरबी, फारसी, संस्कृत, गणित, चिकित्सा, भूगोल, धर्मशास्त्र आदि में पारंगत था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और भारत के विषय में अत्यधिक लिखा। उसने भारतीय मूर्ति पूजा, भारतीय धर्म दर्शन का विवरण भी दिया। उसने मूर्ति पूजा की आलोचना की, पुराणों का अध्ययन किया, वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में उसने लिखा। उसने हिंदुओं के मुसलमानों के प्रति जो नीति थी, वे हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ मानते थे या अपनी संस्कृति अभिमान करते थे, इसका वर्णन उसने किया। तो उसकी जो ये कृति है तारीख हिंद, ये सल्तनत काल के प्रारंभिक इतिहास है, इसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट जो है तारीख यामनी, इसका लेखक उतबी था और इसने गजनी के सुपुकुतकीन और महमूद गजनी के समय का विवरण दिया। नेक्स्ट तारीख हिंद मीर मोहम्मद मासूम द्वारा रचित मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से अकबर तक के काल के सिंध का इतिहास इसमें बताती है। नेक्स्ट है ताजुल माआसिर, यह हसन निज़ामी द्वारा लिखित रचना है, जिसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण से 1229 तक का इतिहास तथा अजमेर की समृद्धि का विवरण इसमें दिया गया है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कैसे हुई, इसका हमें वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट है तारीक मसूदी। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी की एक कृति है, महमूद गजनवी के समय का इतिहास बताती है। नेक्स्ट जो इतिहासकार है अमीर खुसरो, जो इतिहास की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1290 से 1325 तक अमीर खुसरो सल्तनतकालीन दरबारी राज कवि रहे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से मोहम्मद बिन तुगलक के सभी सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा और इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी खजायन नुल फतह, जिसको तारीख अलाई भी कहा जाता है, दूसरा मिफ्ता उल फुतह, तीसरा तुगलकनामा, चौथा सुनहु सिपहर, पांचवा गुरात उल कमाल, छठा देवल रानी, सातवां तुहु फतू रिगार और आठवां वस्तुल हयात। तो अबुल फजल आपके अमीर खुसरो ने काफ़ी रचनाएं लिखी जिससे सल्तनतकालीन इतिहास पता चलता है हमें, जैसे बुगरा खां और कैकुबाद के बारे में हमें पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजयों के बारे में हमें पता चलता है, राजस्थान में उसने कौन कौन सी विजय की। और वह काफ़ी लिखना चाहता था लेकिन वह अपनी विवशता के कारण इससे ज़्यादा वह लिख नहीं पाया इतिहास के बारे में। नेक्स्ट जो इतिहासकार है जियाउद्दीन बरनी, जिनकी दो रचना है, पहली तारीख फिरोज शाही, दूसरा फतवाए जहांदारी। तारीख फिरोज शाही जो इनकी रचना है वह बलबन के राज्यरोहण से आरंभ होकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष पर समाप्त होती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को समर्पित उन्होंने ये रचना की, लेकिन बरनी के अंतिम दिन काफ़ी दरिद्रता व कष्ट में बीते। बरनी के इतिहास की निष्पक्षता पर कई सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया या निष्पक्षता से उन्होंने उसका इतिहास नहीं लिखा। नेक्स्ट जो रचना है इनकी फतवाए जहांदारी, इसमें इन्होंने राज्य व्यवस्था संबंधी नियम बताए और सुल्तान को एक आदर्श शासक के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया और यह कहा कि मुस्लिम शासक को भारत में इस मुस्लिम राज्य कायम करना चाहिए और विधर्मी काफिरों का नाश करना चाहिए। नेक्स्ट चश्मे सिराज अफीक की तारीख फिरोज शाही, इसने फिरोज शाह तुगलक की राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन घटनाओं और फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए सुधार, जैसे आमों के बाग लगवाना, नहरें खुदवाना, दारुल शफा आदि जो खैराती अस्पताल है उनकी व्यवस्था करने के बारे में उसके नेक कार्यों का विवरण उसने दिया। नेक्स्ट जो रचना है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुतात फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह के कार्यों, विचारों, आदेशों व अध्यादेशों का संग्रह है। नेक्स्ट सीरत फिरोज शाही, यह अज्ञात लेखक की कृति है जिसमें फिरोज शाह तुगलक के गुणों, धार्मिक नीति, उसके द्वारा मूर्ति पूजा का उत्पीड़न और उसके द्वारा निर्मित नहरों का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट है फुतूह उस सलातीन ख्वाजा अबू बकर इसामी, यह मोहम्मद तुगलक के काल में था। इसने सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन बहमद शाह तक का विवरण दिया। इसामी ने मोहम्मद तुगलक के सुधारों व उसकी निष्ठुरता का भी विवरण दिया। इसामी उसकी राजधानी परिवर्तन के सुधारों में से पीड़ितों में से एक पीड़ित था कि इसामी भी जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन हुआ तब वह उसमें गया था। नेक्स्ट जो कृति है वह है रेहला, यह मोरक्को निवासी इब्न बतूता की कृति है जिसे तुहफत उल नुज़ार भी कहा जाता है। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय भारत में 8 वर्ष रहा और उसका दूत बनकर चीन भी गया। उसने मोहम्मद तुगलक की राजनीतिक व्यवस्था, उसके द्वारा किए गए सुधारों, तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं का विस्तार से उल्लेख और निष्पक्षता से उल्लेख किया है, इसलिए वह निष्पक्ष इतिहासकार कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो रचना है तारीख मुबारक शाही, यहया बिन अहमद अब्दुल्ला सरहिंदी की कृति है जो मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे बादशाह सुल्तान अबुल फतह मुबारक शाह तक का विवरण देती है। इसमें घटनाओं का निष्पक्षता से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट वाक़यात मुश्ताकी, रुज़कुल्लाह मुश्ताकी की कृति बहलोल लोदी से अकबर तक के काल की घटनाएं इसमें हैं, लेकिन इसमें कहानियाँ व काव्यात्मक गुण भी है।
नेक्स्ट रचना है मखजन ए अफ़गानी, नियामतुल्लाह द्वारा रचित। इसमें बहलोल लोदी से इब्राहिम लोदी तक की राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। तारीख़ सलातीन ए अफ़गानी अहमद यादगार की यह कृति लोदी काल के इतिहास के साथ बाबर, हुमायूं, अकबर के काल का भी विवरण देती है। तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला की कृति है। बहलोल लोदी से दाऊद शाह, जो बंगाल का सुल्तान 1517 में था, तक की जानकारी देती है। साथ ही इसमें अलौकिक कहानियों का संग्रह भी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मिनाज के तबकात नासरी की रचना वंशीय आधार पर की गई। उसने इस कारण घटनाओं की पुनरावृत्ति भी की। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी एक ही देश के क्रमिक वर्षों का इतिहास लिखता है, जो प्रत्येक शासक का विवरण तो देता है। बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही के प्रत्येक अध्याय में शासकों के, अमीरों के, मलिकों की सूची भी दी है। बर्नी ने कई बार गलतियां भी की है। वह इतिहास को मात्र काल क्रमानुसार विवरण देकर इतिहास की प्रत्येक घटना के पीछे एक शिक्षक की भांति चेतावनी देता है। बर्नी से अधिक परिष्कृत इतिहास हमें शम्स सिराज अफीक का मिला। इतिहास लेखन के छंदोबद्ध स्वरूप का विकास इसामी और अमीर खुसरो द्वारा किया गया। यदि अमीर खुसरो की यह विविधता थी कि वह सुल्तान की प्रशंसा करे, फिर भी उसने यकीन दिलाया कि कवि का पद खरीदना असंभव है और वह इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराता है। धन्यवाद।